एपेक्स कैरियर क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में ट्रायल एवं एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसे लेके आए हैं। जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले एग्जाम हैं उनमें यह सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को अलग अलग एग्जामों में मिलते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उसी टॉपिक पर जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात हम प्रयास एवं त्रुटि वाले सिद्धांत में ये पढ़ेंगे कि प्रयास एवं त्रुटि वाले सिद्धांत को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के जो और उपनाम है और अन्य नाम है, इनका नाम अलग अलग पेपरों में दे दिया जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में डालना होता है। तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, इसके लिए हम आपको इसके जितने भी सारे उपनाम हैं उसको आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी का नाम है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसी को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, इसी को कहते हैं बंध सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड थ्योरी। इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपक क्या होती है, अनुक्रिया क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। उद्दीपक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स। तो जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी है उसको शॉर्ट में कहते हैं एसआर थ्योरी। तो एसआर थ्योरी इसी सिद्धांत का नाम है, और इसी का नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत। ये सारे इसके प्रमुख अन्य नाम हैं, जो कि एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। ये अलग अलग सिद्धांत नहीं है, ये एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। और ये सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है वो है E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक, जिसने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत में इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। जी हाँ, यह पेपर में पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में प्रयोग किस पे किया गया था, तो उसका आंसर क्या होगा, बिल्ली। और किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, शॉर्ट में कहते हैं E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की दो रचनाएं बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली रचना का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरी रचना का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस वाली पुस्तक हाल ही में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछी गई है। आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो MP टेट हो, रीट हो, उसमें कोई ना कोई रचना अवश्य आएगी, क्योंकि वहां के पर्टिकुलर सिलेबस में ये दिया गया है कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी रचनाएं। तो जब भी उस एग्जामिनर को प्रश्न कठिन बनाना होता है तो वो अब रचनाएं पूछने में इंटरेस्टेड है, वो उनकी पुस्तकें पूछ रहा है। तो हम जैसे जैसे थ्योरीज आगे पढ़ते रहेंगे तो उनकी कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं उनको हम आपको बताते चलेंगे। हालांकि हमने एक अलग से सीट भी तैयार करवाई है, जिसमें प्रमुख जो मनोवैज्ञानिकों की रचनाएं हैं वो सारी एक नोट्स में हमने लिखी है, और उस नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और जो हमारी कोचिंग का ऐप है एपेक्स कैरियर क्लासेज, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप में भी आपको ये सारी परिभाषाएं और सारी पुस्तकें वहां से आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शब्द अलग है, मनोविज्ञान शब्द अलग है। एजुकेशन में मनोविज्ञान को लाने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था थॉर्नडाइक। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को जनक को, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है, और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो भी कौन है, थॉर्नडाइक।
दूसरी बात अगर कम करें हम, जो आपकी मनोविज्ञान में एक संप्रदाय है जिसका नाम है व्यवहारवाद। तो जो व्यवहारवाद में जो उसका जनक है वॉटसन, तो वॉटसन का जो समर्थक है वो समर्थक है मुख्यतः थॉर्नडाइक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख व्यवहारवादी है, व्यवहारवाद का जनक नहीं, प्रमुख व्यवहारवादी, और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, पॉवलॉक है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ये सब व्यवहारवादी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहार को मानने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है थॉर्नडाइक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक है वो प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और पशुओं पर सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला व्यक्ति, जितने भी बहुत सारे जानवर थॉर्नडाइक ने जितने प्रयोग किए हैं जानवरों पर, उसने इतने किसी ने नहीं किए हैं, तभी थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इन बातों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। थॉर्नडाइक ने इसको दिया है, बिल्ली पर प्रयोग किया था, और उसकी प्रमुख रचनाएं हैं एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। और पशु मनोविज्ञान का जनक इसी को कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं। ये सब बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं जो हम बताना चाह रहे थे एस आर थ्योरी के बारे में, कि एस क्या होता है और आर क्या होता है। तो अगर हम एस की बात करें, जो इसका शॉर्ट नेम है, तो एस से बनता है स्टिमुलस, अर्थात उद्दीपक। उद्दीपक के बारे में मैं आपको 3 बातें बताता हूं। उद्दीपक के 3 अलग अलग अर्थ हैं। एक अर्थ है कि वह वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है उद्दीपक कहलाती है। दूसरा अर्थ है वह वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उद्दीपक कहलाती है। तीसरा अर्थ है वह वस्तु जो हमारा लक्ष्य होती है उद्दीपक कहलाती है। तो कोई भी परिभाषा से आप उद्दीपक का अर्थ समझ सकते हैं। तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे उद्दीपक में कौन कौन सी वस्तु हुई, तो आपके सामने प्रकृति में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो उद्दीपक है। हो सकता है कि आपके लिए उद्दीपक ना हो, मेरे लिए हो, आपके किसी पड़ोसी के लिए हो, आपके किसी मित्र के लिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वस्तु उद्दीपक नहीं है। कोई भी वस्तु जो भी आपको दिखाई दे रही है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब की सब उद्दीपक हैं। ये तो रही बात उद्दीपक की। दूसरी बात रही अनुक्रिया की। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं अनुक्रिया, अर्थात रेस्पॉन्स। 3 बातें साइकोलॉजी में देखने को मिलती हैं। एक मिलती है सहज क्रिया, दूसरी मिलती है प्रतिक्रिया और तीसरी मिलती है अनुक्रिया। ये 3 अलग अलग क्रियाएं हैं जो आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेंगी। तीनों को आज ही समझ लेते हैं। सहज क्रिया का मतलब होता है आसानी से होने वाली क्रियाएं, सरल क्रियाएं जो कि क्षणिक मात्र कुछ ही समय में हो जाती हैं, जैसे पलक झपकाना, नींद लेना, हंसना। ये सब जो क्रियाएं हैं ये कैसी क्रियाएं हैं? सहज क्रियाएं हैं। और प्रतिक्रिया का मतलब होता है क्रिया के बदले क्रिया। जैसे आपने मुझसे गुड मॉर्निंग कहा तो मैं आपको प्रतिक्रिया करूंगा, न कि अनुक्रिया, क्योंकि आपने मुझसे क्या की है? क्रिया, तो मुझे उसकी क्या करनी है? प्रतिक्रिया। तो जो क्रिया के बदले क्रिया की जाती है इज कॉल्ड प्रतिक्रिया। और उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कि मान के चलते हैं कि ये भोजन है, अगर इस भोजन को प्राप्त करने के लिए जो आप व्यवहार करोगे, यहां अनुक्रिया शब्द को व्यवहार से भी समझा जा सकता है। व्यवहार से समझा जा सकता है कि जो आपका भोजन है, ये भोजन प्राप्त करने के लिए जो भी आप व्यवहार करोगे उसको कहते हैं अनुक्रिया। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया अर्थात आपका होने वाला व्यवहार। तो मैं समझता हूं कि उद्दीपक और अनुक्रिया वाली बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर मैं एक और बात आपसे बोलूं कि थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में क्या प्रयोग किया था, कैसे प्रयोग किया था, उसके लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसके सिद्धांत का जो प्रयोग था वो क्या था। तो इसने एक बॉक्स का प्रयोग किया अपने प्रयोग को समझाने के लिए, जिसको भूल भुलैया बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।
पजल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में पहेली पेटी भी कहते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था उसकी। तो आइए समझते हैं थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग। तो थॉर्नडाइक का जो बिल्ली पर प्रयोग है, उस प्रयोग में सबसे पहले तो इसने उस एक बॉक्स में, जिसका नाम क्या था, पजल बॉक्स, भूल भुलैया पेटी या फिर पहेली पेटी, ये 3 नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो 2019 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें स्किनर ने जो बॉक्स प्रयोग किया था उसका नाम पूछा था। तो हो सकता है कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में थॉर्नडाइक ने जो बॉक्स इस्तेमाल किया था उसका नाम पूछ ले, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और किसके लिए तैयार रहना है? इसकी रचनाओं के लिए, क्योंकि रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि रचनाओं में से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। तो इसकी 2 रचनाएं बताई थी, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया है जिसको हम कह सकते हैं, कौन सा बॉक्स? पजल बॉक्स। पजल बॉक्स के अलावा इसका एक और नाम बताया था हमने, भूल भुलैया बॉक्स, और इसी का नाम बताया था पहेली पेटी, जो कि इसका हिंदी में नाम है। और इसके अंतर्गत एक था लीवर। लीवर ऐसे आप समझ सकते हैं कोई स्विच, कोई बटन, और अगर आप देसी भाषा में समझना चाहते हैं तो कोई भी, जिसको चटकनी कहते हैं, वो था ये। यहाँ पे इसमें एक सिस्टम था जो कि दबेगा, उस लीवर के दबने से यहाँ पे एक फिट किया गया दरवाजा, या उसको हम कह सकते हैं खिड़की, जो कि इस लीवर के दबने से खुलेगी, जिसमें से बिल्ली निकलकर यहाँ पे जो उसके लिए उद्दीपक रखा हुआ है, जो भोजन रखा हुआ है, जो कि मछली के मांस का टुकड़ा है, उसको प्राप्त करेगी। इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि उद्दीपक है जो बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो कि उसको उसकी सुगंध आ रही है, बिल्ली उसको प्राप्त करना चाहती है। इसलिए मैं इसको नाम दे दिया है क्या? स्टिमुलस, जो कि भोजन है। और भोजन में भी वैरायटी पूछी जाए तो जो मछली के मांस का टुकड़ा था वो उसकी भोजन की वैरायटी थी। अब थॉर्नडाइक क्या समझाना चाहता है? थॉर्नडाइक अपने इस प्रयोग से सीखने के कुछ नियम देता है, और यह बात कई बार पेपर में पूछी गई है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो आपसे पेपर में जब भी यह बात पूछी जाए तो उसका आंसर होगा कि सीखने के नियमों का जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के सीखने के नियम दिए हैं। कौन कौन से? मुख्य और गौण। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मुख्य नियम कितने दिए हैं, तो बताइएगा 3, और गौण नियमों की संख्या कितनी है? 5। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और थॉर्नडाइक ने कुल नियम कितने दिए हैं? 8, क्योंकि 3 दिए हैं कौन कौन से? मुख्य, और 5 दिए हैं गौण। तो कुल मिलाकर जो टोटल संख्या हुई नियमों की वो हुई 8। कितने प्रकार के दिए हैं? 2 प्रकार के, मुख्य और गौण। मुख्य की संख्या 3 और गौण की संख्या 5। तो इस सिद्धांत से वो नियम कैसे निकले हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, थॉर्नडाइक ये समझाना चाहता है कि इस बिल्ली को जब तक कुछ नहीं समझाया जा सकता, जब तक इसको कुछ नहीं सिखाया जा सकता, जब तक बिल्ली सीखने के लिए क्या नहीं हो? तत्पर नहीं हो। तत्परता से यहां तात्पर्य है कि बिल्ली को जब तक कुछ नहीं सिखाया जा सकता, जब तक यह भूखी नहीं हो। तो सबसे पहले जो सीखने की शर्त है, पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने की सबसे पहली शर्त क्या है, तो उसका नाम है तत्परता। तत्परता को ही कहते हैं तैयारी का नियम। हाँ, इस बात को आप अच्छे से समझेंगे कि तत्परता के नियम को ही तैयारी का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर बिल्ली सीखने के लिए तैयार है, और इसी तैयारी के नियम पर ही पेपर में जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि किसी घोड़े को तालाब के सहारे ले जाया जा सकता है, तालाब के किनारे ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बताइए यह उदाहरण किस नियम पर आधारित है? तो यह जो उदाहरण है वो तैयारी के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती से कुछ नहीं सिखा सकते।
और जब तक कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। इसी प्रकार इसी सिद्धांत में थॉर्नडाइक ये कहना चाहता है कि बिल्ली जब तक कुछ नहीं सीखेगी तब तक भूखी नहीं होगी। अगर इसका पेट भर रहा होगा तो ये लीवर को नहीं दबाएगी, कोई भी अनुक्रिया नहीं करेगी। तो सीखने की जो सबसे पहली शर्त है उसका नाम है तत्परता। अब जब आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं, रेडी का मतलब कपड़े वपड़े पहन के तैयारी से नहीं है, रेडी का मतलब होता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो अब आप करेंगे क्या? अभ्यास, जो कि इस सिद्धांत का मूल शैक्षिक निहितार्थ है। जो इसका शिक्षाओं में उपयोग है वह यही है कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है? अभ्यास पर आधारित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अगर पेपर में कंक्लूजन पूछा जाए तो यह कंक्लूजन बताइए के आइएगा कि थॉर्नडाइक का जो नियम है वो अभ्यास पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें बार बार अभ्यास करने पर प्रेरित करता है, क्योंकि वो जो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वह जो कहावत है वो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर ही आधारित है। लेकिन यहां बात कुछ और समझने की है कि जो अभ्यास होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है उपयोगी और एक होता है अनुपयोगी। आप दो तरीके के अभ्यास करते हैं। कुछ अभ्यास ऐसे भी करते हैं जो आपको सहायता प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे आप अभ्यास भी करते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस सिद्धांत में इसको कैसे समझेंगे? जैसे ये बिल्ली जब भूखी है तो सीखने के लिए, इस लीवर को दबाने के लिए, इस भोजन को दबाने के लिए, इस भोजन को प्राप्त करने के लिए लालायित है, तो बार बार ये इसमें क्या करेगी? उछल कूद करेगी। तो इसकी जो उछल कूद है वो दो तरीके की है। एक तो उपयोगी है। उपयोगी क्या है? उपयोगी ये है कि जब ये लीवर पे आएगी, ये तो है उपयोगी, और इस लीवर के अतिरिक्त इन जगहों पर जो घूम रही है, ये इसका अभ्यास कैसा है? अनुपयोगी। यहीं से सीटेट में क्वेश्चन निकलता है कि बच्चों के द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप जरा सोच के देखिए कि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। तो क्या मतलब निकला गलतियों का? कि जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं, एक भाग होती हैं। जैसे जैसे आप बार बार अभ्यास करते जाते हैं तो जो गलतियों की संख्या है, त्रुटियों की संख्या है, वो कम होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि जो आपकी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वह एकदम समाप्त हो जाती हैं। तो गलतियों के बारे में कई बार सीटेट में कम से कम 8 से 10 बार अलग अलग पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मैथ की हो, ईवीएस की हो, साइकोलॉजी की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो या संस्कृत की हो। अलग अलग जो क्या सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बच्चों की त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित है। उन्हें त्रुटियों के लिए दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें उनकी त्रुटियों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, एक अंग है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ही यह बात निकल के आई है। तो हम बात कर रहे थे कि जब बिल्ली जो क्या है इस भोजन को प्राप्त करने के लिए बार बार इसमें उछल कूद करेगी, तो इसका गलती से, भूल से इस पे पैर पड़ जाएगा। इस पे पैर पड़ जाएगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा, और दरवाजा खुल जाएगा तो ये इस भोजन को ये प्राप्त कर लेगी। यह क्रिया थॉर्नडाइक बार बार करता है। बार बार एक समय ऐसा आएगा कि जो बिल्ली है वो इधर उधर जाना कम करती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब भी इसको भूख लगेगी, इस लीवर को दबाएगी और भोजन को प्राप्त कर लेगी। तो भोजन है, जो भोजन है, जो मांस का टुकड़ा है, वो उसके लिए काय का काम करेगा? प्रभाव या परिणाम का, क्योंकि उसके लिए वो क्या है? रिजल्ट है। और रिजल्ट भी दो प्रकार का होता है, एक ऐसा रिजल्ट जो आपको संतोष देगा और एक ऐसा रिजल्ट जो आपको असंतोष देगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप सभी कॉम्पिटिटिव जो हमारे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीखने के लिए तैयार हैं।
और सीखने के लिए तैयार हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। और अभ्यास दो तरीके का कर रहे हैं, आप कुछ निरर्थक वीडियो भी YouTube पर देख रहे हैं और कुछ एपेक्स कोचिंग की सार्थक वीडियो भी YouTube पर देख रहे हैं। तो ये आपकी जो उपयोगी वीडियो हैं वो एपेक्स कैरियर क्लासेज की हैं, बाकी की आप फालतू की जो वीडियो देख रहे हैं वो कैसी हैं, अनुपयोगी। और आपने अभ्यास भी कर लिया एपेक्स की कोचिंग से, तो आपको क्या मिलना चाहिए, उसका परिणाम। और लेकिन परिणाम दो तरीके का मिलेगा, कुछ बच्चों को क्या देके जाएगा, संतोष, और कुछ बच्चों को देके जाएगा असंतोष। तो पेपर में जब भी पूछा जाए कि उपयोग एवं अनुपयोग के नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो अभ्यास के नियम को। और अभ्यास के नियम को किन नामों से जाना जाता है, तो उपयोग एवं अनुपयोग। और ऐसे ही प्रभाव एवं परिणाम के नियम को किस नाम से जाना जाता है, संतोष या असंतोष। और असंतोष और संतोष के नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रभाव या परिणाम। तो यह थे तीन सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। और उसने 3 मुख्य नियमों के अलावा 5 गौड़ नियम बताए हैं। कितने, 5 गौड़ नियमों को द्वितीयक नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका दूसरा नाम है। जब इसको हम प्राथमिक नियम कह सकते हैं तो इसको द्वितीयक कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको प्राइमरी कह सकते हैं, तो इसको सेकेंडरी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी नियमों में सबसे पहला जो नियम है वो है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम ये कहता है कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो उसके प्रति एक क्रिया नहीं करते हैं, उसके लिए एक क्रिया नहीं करते हैं, कितनी सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत। बहु अनुक्रिया, यही ये सिद्धांत कहता है कि बिल्ली एक बार में लीवर को दबाना नहीं सीख पाई होगी। जब भी आप कोई भी मैथ के क्वेश्चन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। वही है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है अंश से पूर्ण की ओर। ये जो 2 शिक्षण सूत्र हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है अंश से पूर्ण की ओर और एक है पूर्ण से अंश की ओर। अलग अलग सिद्धांतों में से ये दोनों सूत्र निकले हैं। और ये जो पहला सूत्र है ये है थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित, और ये जो दूसरा सूत्र है ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित। तो अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र है, जो आंशिक क्रिया का इसका सेकेंडरी रूल है, वो ये कहता है कि किसी भी हमें टॉपिक को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके बालकों को समझाना चाहिए। जैसे इतना बड़ा कोई हमारा कोई टॉपिक है जिसको हमें छोटे छोटे भागों में अगर हम उसको विभाजित कर लें तो बच्चे को हम आसानी से और अच्छे से समझा सकते हैं। यही आंशिक क्रिया का नियम होता है कि कोई भी बड़ी जितनी भी विषय वस्तु है उसको हम बालक के सामने छोटे छोटे अंशों में प्रस्तुत करें, छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, तो उसकी समझ में अच्छे से आएगी। क्योंकि अभी हम बालक को प्राइमरी स्टेज पे पूर्ण नॉलेज देंगे, पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाएंगे, तो उसकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगी। अगर हम अंश से पूर्ण की ओर की अगर शिक्षण सूत्र की बात करें तो वो आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है, जिसमें थॉर्नडाइक ये कहता है कि विषय वस्तु को भागों में विभाजित कर लो और उन पहले भाग को बता दो, फिर दूसरे भाग को, फिर तीसरे भाग को। तो ये बात आप बहुत सारी बड़ी बात को आसानी से और अच्छे से बालक तक पहुंचा सकते हैं। तीसरे अगर नियम की बात करें तो तीसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति अर्थात अभिवृत्ति अर्थात एप्टीट्यूड। अगर किसी कार्य के प्रति आपकी सोच खराब है, अगर आपका नजरिया खराब है, आपका दृष्टिकोण खराब है, अगर आप ये सोच लें कि मैं सीटेट पास कर ही नहीं सकता हूं, तो आप उसी लेवल से फिर उस सीटेट की तैयारी में लग जाएंगे। आप ये सोचेंगे क्योंकि आपने उस कार्य के प्रति अपनी क्या खराब कर ली है, मनोवृत्ति। मनो मतलब साइकोलॉजी में जो मन है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो वृत्ति है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो कहता है मनोवृत्ति का नियम। तभी ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो
अगर आप मन से कोई हार जाते हैं तो उस कार्य को आप फिर उसी स्पीड से करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे हमने ये YouTube चैनल जब शुरुआत किया था तो मेरी भी जो सोच थी वो कुछ ऐसी थी कि हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान इस क्षेत्र में हमसे पहले आ चुके हैं। तो हमारे जो सर हैं उन्होंने मेरी सोच को बदला और मेरी मनोवृत्ति सही हुई, और आज जो क्या है बहुत अच्छे से और अच्छी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया किससे? मनोवृत्ति से। क्योंकि अगर मैं उसी दिन ये मान लेता कि मैं इसमें भाग नहीं लूंगा तो आज जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं, जितने भी हमारे प्रशंसक हुए हैं, अब तो हमारा चैनल आगरा से बाहर भी कई जिलों में पहुंच रहा है। धीरे धीरे राजस्थान और MP में भी पहुंच हमारे चैनल की हो रही है। यह संभव हो पाया किससे? मनोवृत्ति के नियम से। आप किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी सोच सही करिए। आप ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही CTET है। CTET इस दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम है। आप उसे कठिन समझते हैं क्योंकि आपने उस कार्य के प्रति क्या खराब कर रखी है? सोच। एक और एग्जांपल देता हूं इसी को लेकर। जो लड़कियां होती हैं उनके बारे में प्राय देखा जाता है कि वो मैथ में कमजोर होती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लड़कियां मैथ में कमजोर इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी मैथ के प्रति मनोवृत्ति खराब होती है। वो ये सोच लेती हैं कि हमसे मैथ आएगा ही नहीं। अगर वो ये सोच लें कि मैथ क्यों नहीं आएगा तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं IAS PCS, अब तो विशेष क्षेत्रों में जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी लड़कियां जा रही हैं। उसका कारण क्या है कि उनकी मनोवृत्ति, जो उनकी सोचने का तरीका है, दृष्टिकोण है, वो उसके प्रति कैसा है? सकारात्मक है। और अगली बात करें हम सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी ये कहता है जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो इस सिद्धांत के अनुसार आप उसके पूर्व अनुभवों को ध्यान करते हैं। यह सिद्धांत ये कहता है कि आपके सामने कोई भी काम आता है तो पहले आप ये देखते हैं कि इस कार्य को हमने पूर्व में कैसे किया था। यह बताता है सादृश्यता का सिद्धांत। और साचर्य परिवर्तन और संबंधित परिवर्तन का नियम भी इसको कहते हैं। यह कहता है कि किसी नए उद्दीपक से भी व्यक्ति में कार्य करने की जो जिज्ञासा है, उस कार्य को करने की क्षमता है, वो विकसित की जा सकती है। जी हाँ, दोनों को एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। यह पूर्व ज्ञान पर आधारित है कि उसने उस कार्य को उसने पूर्व में कैसे किया था। और यह कहता है कि ऐसा कोई कार्य जो आपने पूर्व में किया ही नहीं हो वो कैसे होगा। उसके लिए थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया कि कोई भी नया उद्दीपक भी अगर व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसको भी समस्या का समाधान करने की क्षमता व्यक्ति में होती है। तो ये थे थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम। एक बार और तसल्ली से सुन लीजिए कि सीखने के नियमों का जन्मदाता थॉर्नडाइक है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने दिए हैं? 8 दिए हैं कुल, और 2 प्रकार के दिए हैं, मुख्य और गौण। मुख्य दिए हैं 3 और गौण दिए हैं 5। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के कंक्लूजन की और शिक्षा में उपयोग की। तो जितने भी आपके विषय हैं जिनमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या भूगोल हो, हिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, जितने भी व्याकरण हो जिसमें आपको बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, उनमें यह सिद्धांत बेहद उपयोगी है। क्योंकि यह सिद्धांत हमें परिश्रम के प्रति हमारे अंदर आशा का संचार पैदा करता है कि आप बार बार किसी कार्य को करने के लिए क्या करो? अभ्यास करो। दूसरी बात, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, वो जो बार बार जिनको अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि वो किसी भी बात को बहुत कम समय में नहीं सीख पाते, तो उनके लिए भी यह सिद्धांत बेहद उपयोगी है। मैं समझता हूं कि थॉर्नडाइक की जो पूरे सिद्धांत की बातें हैं ये आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अगर कोई आपको परेशानी है, थॉर्नडाइक से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो कृपया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए अधिगम के सिद्धांत की लेकर। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।